हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सावल निस्फील्ड। अगर आपको रेलवे में नौकरी लेना है इस बार आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी वगैरह में, तो आप मेरे इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ये जो मैं सीरीज़ करा रहा हूँ इसमें से रेलवे के विभिन्न एग्ज़ाम में 2007 से लेकर के 2018-19 तक जो सवाल आए हुए हैं, जितने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए रेलवे द्वारा, और उन सभी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं यहाँ करा रहा हूँ। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें मैंने 70 क्वेश्चन लिया है। इसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर आया था मेरा, उसमें भी वो पार्ट 1 था, उसमें भी 70 क्वेश्चंस था। ये पार्ट 2 है, इसमें भी लगभग मैं 70 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। तो जल्दी से मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दें और चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, वो सभी के सभी रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। पहला सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए, हुआ क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ, ये हुआ आपका 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पर? गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन, जो कि मुंबई में है। ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन से आपका काफ़ी सारा क्वेश्चन कवर हो जाता है। जैसे इसमें सवाल में पूछा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसको कभी कभी शॉर्ट में देता है WC बनर्जी। WC बनर्जी। तो आप कंफ्यूज ना करें कि WC बनर्जी अगर आपको दे दिया, यहाँ पर व्योमेश चंद्र बनर्जी न लिख करके आपको देता है WC बनर्जी। WC बनर्जी। तो आप यहाँ कंफ्यूज ना करें, इसका फुल फॉर्म है व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरी बात कि इसका स्थापना कब हुआ था कांग्रेस पार्टी का, तो स्थापना इसका हुआ है 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर? तो बम्बई गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आपको बात याद रहेगा। अब इसी राष्ट्र जो कांग्रेस पार्टी है, इससे लेकर के कई सारे सवाल आए हुए हैं। तो इस पार्टी के सबसे पहले हम लोग ये समझ लिया कि इस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे, ठीक है, वो WC बनर्जी थे। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके जो संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम। क्या नाम था फ्रेंड्स? A.O. ह्यूम। तो ध्यान रखिएगा आप कि कांग्रेस पार्टी का जो संस्थापक थे, संस्थापक वो कौन थे, तो A.O. ह्यूम्स। A.O. ह्यूम। शायद मुझे स्पेलिंग मुझे सही से याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट A.O. ह्यूम यही है, प्रोनाउंसिएशन यही पर है। ठीक है। दूसरी बात आपसे ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो हो गया व्योमेश चंद्र बनर्जी। कई का आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ मैं लिख देता हूँ INC, I फॉर इंडियन, ठीक है, N फॉर नेशनल, C फॉर कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके जो प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछे आपसे, महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछे, प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये आपकी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको ये बात ध्यान रहेगा कि ये कौन थी, एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पहला अध्यक्ष हो गया WC बनर्जी। फिर आपका हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो संस्थापक कौन हो गया, A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, उसकी पहली महिला अध्यक्ष हो गया एनी बेसेंट। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का INC का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो यहाँ महिला के जगह कर दें आप मुस्लिम। क्या करते फ्रेंड? मुस्लिम। तो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयबी। बदरुद्दीन तैयबी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप कॉपी लेके बैठे, जब भी मेरा क्लास करें तो आप अपने साथ कॉपी लेकर के बैठें। मैं जो ये सब आपको बता रहा हूँ, बदरुद्दीन तैयबी, एनी बेसेंट, ये सभी के सभी रेलवे एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन जब दिया गया है उसके साथ मैं जो भी फैक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये सारे के सारे जो है सो इस रेलवे के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। रेलवे के एग्जाम में, NTPC में, सभी एग्जाम में पूछा गया सवाल मैं सब डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्या नाम था इसका? बदरुद्दीन तैयबी।
ठीक है, बदरुद्दीन तयजबी। तो आप ध्यान रखना इसका। और एक बात इंटरेस्टिंग ये भी है कि कांग्रेस का एक अंग्रेज अध्यक्ष भी हुआ है। तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे उसका नाम था जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको बात याद रहा होगा कि पहला बात कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी, मतलब विमेश चंद्र बनर्जी। कभी कभी आपको विमेश चंद्र बनर्जी ना लिख करके WC बनर्जी देगा, कभी कभी आपको WC बनर्जी ना लिख करके विमेश चंद्र बनर्जी देगा। तो इसलिए आपको ये दोनों नाम याद रखना। देखिए दोनों नाम नहीं, इसका फुल फॉर्म है W फॉर विमेश, C फॉर चंद्र, और बनर्जी तो है ही। तो पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। इसका संस्थापक कौन थे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे एओ ह्यूम। इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले महिला अध्यक्ष तो वो थे एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तयजबी। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं जब आप बैठते हैं पढ़ने के लिए। तो एक कॉपी ले लें। एक इंपॉर्टेंट और बात कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे, मुंबई में। मुंबई में किस जगह, तो गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन। तो आई होप आपको ये सारे के सारे चीज़ें समझ में आई होगी। तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो हमारा सवाल क्या कहता है कि माच किस राज्य का लोक नृत्य है। माच जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। माच जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सफ़ेद रेगिस्तान, ये सफ़ेद रेगिस्तान जो दे दिया ना, तो आप इसके नाम से काफ़ी ज़्यादा आप अचंभित हो सकते हैं, आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि सफ़ेद रेगिस्तान। अरे भाई डरो नहीं, सफ़ेद रेगिस्तान किसे कहते हैं, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। आपको सभी को मालूम होगा कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात में है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात में है। तो यहाँ सवाल क्या उलट के पूछ दिया कि सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है, तो आंसर ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन, गुजरात। क्यों, क्योंकि सफ़ेद रेगिस्तान जो है ना, ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ इसी को कहा जाता है। और सभी को मालूम है कि जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है ये तो गुजरात में ही स्थित है। देखिए क्या है कि जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है इसी को सफ़ेद रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यह जो है लगभग 7,505 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये विजिटिंग के लिए, मतलब टूरिस्ट के लिए काफ़ी एक अट्रैक्शन का केंद्र रहा है। यहाँ पे लोग ये काफ़ी एक्जॉटिक प्लेस है, काफ़ी खूबसूरत जगह जहाँ पे लोग जाना घूमना पसंद करते हैं। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट ये रखना है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ रेलवे के विभिन्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया सवाल है कि कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे सवाल आपको दे दिया है कि सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ स्थित है, गुजरात में। कभी कभी आपको सफ़ेद रेगिस्तान ना दे करके आपको दे देगा ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहाँ स्थित है, तो आपको ऑप्शन करना है गुजरात, गुजरात और गुजरात। नेक्स्ट देखिए, ये जो सवाल है ना, ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन में आता है, मतलब इतना बार पूछा गया इसके कोई हिसाब नहीं। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। देखिए भारत के जो राष्ट्रगान हैं, दो चीज़ आपको याद रखना है, एक राष्ट्रगीत, एक राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जो आपका जन गण मन जो है, जिसको 52 सेकंड में जन गण मन अधिनायक जन जय है, तो इसको गाने में 52 सेकंड लगते हैं और इसे कहता है राष्ट्रगान। और एक आपका राष्ट्रगीत है जो आप कहते हैं वंदे मातरम, सुजलम सुफलम मलय शीतलम। तो यहाँ बात किया जा रहा है राष्ट्रगान के बारे में, और राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए अब ये तो आपको मालूम चल गया कि राष्ट्रगान के रचयिता जो है भारत में कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। अब आपको ये तो आपका एक क्वेश्चन हुआ। अब एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, ये भी सवाल जो है ये काफ़ी बार में पूछा गया है। अब VVI है, आप इसे रट लो, लिख लो और याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ द्वारा रचित जन गण मन, जन गण मन ये जो है लिखा हुआ को संविधान सभा ने कब अपनाया था। जैसे ये तो गीत तो लिख दिया है, गान, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, और लेकिन इस चीज़ को भारत के संविधान ने कब अपनाया, तो ये अपनाया 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में इसे स्वीकार किया। कब किया, 24 जनवरी 1950 को। VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसे याद कर लें। अब इससे क्या होता है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसी से रिलेटेड, कि ये तो क्लियर हो गया कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी क्लियर हो गया कि हमारे संविधान सभा ने इसे कब एडॉप्ट किया, इसे कब स्वीकार किया भारत के राष्ट्रगान के रूप में, तो वो किया 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। लेकिन जब रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन लिखे, रचे, तो इसे सबसे पहले कहाँ गाया गया, तो इसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में गाया गया, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। तो ध्यान रहेगा आपको, 3 क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है। पहला, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा, रविंद्रनाथ द्वारा रचित जन गण मन जो है उसको संविधान सभा ने कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को। तीसरी, कि सबसे पहले राष्ट्रगान जो है जन गण मन उसे कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ पे, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। हूबहू यही क्वेश्चन आता है, ये भी रेलवे को पूछा वो सवाल ही है, मैं इसके फैक्ट के तौर पर आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे चीज़ें समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आप ज़्यादा आप जो है ना कंफ्यूज सवालों से देकर के मत होइए। आप बस को आपको करना क्या है कि एक पेन लेकर के बैठना है, कॉपी लेकर के बैठना है। जो भी सवाल मैं कराता जा रहा हूँ बस आपको अच्छा से उसको नोट करना है, और नोट करने के बाद आपको उसको बार बार रिवीजन करना है। 2007 से लेकर 2018-19 तक मैं सवाल कराता हूँ, पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर। तो आप मान के चलो कि इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है, इससे बाहर आपका जीएस में कुछ नहीं आने वाला है, करंट अफेयर को छोड़ करके। तो और दूसरी बात है कि इसमें मैं साइंस का क्वेश्चन कवर नहीं कर रहा हूँ। साइंस का जो क्वेश्चन उसके लिए अलग, मतलब साइंस का स्पेशल आएगा वीडियो, मतलब इसमें मिक्स नहीं है साइंस का, ठीक है। अब आप देखिए कि माउंट कंचनजंगा है। अब इसको बारे में 4 बातें दी है, कौन सा बात सही है इसको लेकर के। तो माउंट कंचनजंगा जो है हिमालय पर्वतमाला के सबसे ऊपरी चोटी है, यह माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसमें से कौन सा बात सही। देखिए, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा जो है वो विश्व की तीसरी सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। पहली बात, तो आपका ऑप्शन का हो जाएगा 4। ये जो है इसका कुछ भाग नेपाल और कुछ भाग सिक्किम में स्थित है। सिक्किम मालूम है आपका कि भारत का जो है पूर्वोत्तर राज्य है। फिर माउंट एवरेस्ट के बाद यह हिमालय पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा की मुख्य चोटी भारत की सबसे चोटी है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि माउंट कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट है सवाल कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना गया है। देखिए, भारत का सर्वोच्च कानून है वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान को ही भारत का सर्वोच्च कानून माना गया है। तो आपके बात ध्यान रहेगा, ठीक है। तो भारतीय जो संविधान है वो भारत का देश का सर्वोच्च कानून है। अब यहाँ पर फैक्ट क्या क्या आ सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो भारतीय संविधान जो है ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ। कब तैयार हुआ था, बनकर तैयार हुआ कब, तो 26 नवंबर 1949 को, 1949 को, ठीक है। लेकिन भारत का संविधान जो है ये पूरे देश में लागू हुआ, पूरे देश में लागू हुआ। ये कब लागू हुआ उत्तर प्रदेश में, तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है भारतीय संविधान के बारे में कि पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा, ठीक है। प्रारूप समिति इसीलिए बनाए गए थे ताकि संविधान को बनाया जा सके। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा है वो, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि तटीय मंदिर शोर टेम्पल कहाँ स्थित है। देखिए,
तटीय मंदिर के बारे में जो सवाल आया है, तो ये सब सवाल जो है काफ़ी क्या करते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महाबलीपुरम। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तटीय मंदिर स्थित है। तटीय मंदिर को कहते हैं शोर टेम्पल। तटीय का इंग्लिश होता है अंग्रेजी में शोर। ठीक है, दूसरी बात है कि इसका जो निर्माण है ये 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा राजसिंह के शासनकाल में किया गया था। दक्षिण भारत में ये जो है एकास्म पत्थरों को काटकर और तराशकर बनाए जाने वाले प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो आपको ध्यान रखना कि तटीय मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। किसने से बनाया है? तो पल्लव वंश के राजा राजसिंह, ठीक है, के कार्यकाल में ये बना है। दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लक्काद्वीप सागर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो लक्काद्वीप सागर जो है इसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो लक्काद्वीप सागर को ही कहते हैं क्या? लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर, देखिए लक्काद्वीप सागर को लक्षद्वीप सागर के ही नाम से जाना जाता है और इस जल क्षेत्र में भारत, श्रीलंका और मालदीव के समुद्री जल क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। यह केरल के पश्चिम में स्थित होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि लक्काद्वीप सागर को लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत का प्रथम जो उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। दूसरी बात कि ठीक है, आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम उपग्रह था, तो इसका जो नाम रखा गया तो एक भारतीय खगोल शास्त्री थे, उसी के नाम पर रखा गया था आर्यभट्ट। आपको मालूम है कि मैथ में से कहीं उनका एक बहुत ही अहम योगदान रहा है आर्यभट्ट का। ठीक है, तो इसके द्वारा निर्मित इस उपग्रह को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को। तो ध्यान रखिएगा कि भारत का जो प्रथम उपग्रह है, भारत का जो प्रथम उपग्रह है, तो इसको सबसे पहले छोड़ा कब गया? तो 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 19th of April 1975। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि वी लुइस माउंटबेटन के स्थान पर किसे भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया था? देखिए लॉर्ड, जो इसी का नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, वी लुइस माउंटबेटन जो है पूरा नाम है। लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 1948 में भारत छोड़ने से पहले अपना उत्तराधिकारी वल्लभ भाई पटेल के पश्चात दूसरा पसंदीदा के रूप में राजगोपालचारी का चयन किए थे। किसका किए थे? राजगोपालचारी का चयन किए थे। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 4। ठीक है, सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सी राजगोपालचारी होगा। क्या होता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी पूछा जाता है कि आखिर कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। दूसरी बात कि माउंटबेटन जो थे तो भारत के ब्रिटिश इंडिया के, मतलब जो भारत जो हमारा अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, कहेंगे कि भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी थे। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, इन दोनों को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। मतलब ये VBI है एक तरह से, आपके एग्ज़ाम में इसका आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप इसे कंफ्यूज ना हो, आपको डायरेक्ट टिक करना है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। देखिए इन्होंने ही भारत में ऑपरेशन फ्लड जो चलाया था, मतलब इसी को जो कहते हैं श्वेत क्रांति। ठीक है, तो
ये जो है इन्होंने पहले ऑपरेशन फ्लड के रूप में भारत में विश्व के सबसे बड़े कृषि विकास योजना को कार्यान्वित किया था। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए जो एक आपका जो क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति से, कि हरित क्रांति से दुनिया में सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को कौन लाया, तो नॉर्मन बोरलॉग। अब भारत में इसको कौन लाया सबसे पहले, तो MS स्वामीनाथन। तो उसी तरीके से यहाँ पूछा गया है कि श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भू केंद्रित और सूर्य केंद्रित के लिए कौन सा पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त होता है। देखिए भू केंद्रित या फिर सूर्य केंद्रित, इसके लिए एक शब्द है रोमन दर्शन के विचारधारा के दो संप्रदाय। रोमन दर्शन के विचारधारा के दो संप्रदाय हैं। ठीक है, तो भू केंद्रित जो है इसकी परिकल्पना का अर्थ है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य, तारे तथा अन्य सभी खगोलीय पिंड इनके चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, तो यही इसका थ्योरी है। और कॉपरनिक्स जो थे इस परिकल्पना का समर्थन भी किया था उन्होंने। ठीक है, और बाद में केपलर, गैलीलियो और न्यूटन ने इस चीज़ की पुष्टि भी की थी। तो ये रोमन दर्शन की विचारधारा के दो संप्रदाय हैं। विक्टोरिया मेमोरियल है। देखिए विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में जो सवाल पूछा जाता है, तो रेलवे के ही पिछला लेक्चर मैंने कराया था, वहाँ पे सवाल ये नहीं था कि विक्टोरिया मेमोरियल क्या है, वहाँ पे सवाल ये था कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है। तो उसका आंसर अगर इसका आंसर पूछा जाए कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। लेकिन यहाँ सवाल पूछा गया है कि विक्टोरिया मेमोरियल क्या है, तो ये एक म्यूज़ियम है, ये एक म्यूज़ियम है। विक्टोरिया मेमोरियल एक म्यूज़ियम है। ठीक है, तो ये संगमरमर से बना हुआ 1906 से 1921 में। इसमें ज़्यादा आपको याद कुछ नहीं करना है, दो चीज़ याद रखना है कि विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। बना हुआ किससे है, ये है क्या चीज़ है, तो ये एक म्यूज़ियम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि चार्ल्स कोरिया कौन था। चार्ल्स कोरिया ये कौन थे। देखिए इसमें ये अगर आपका इसका आंसर ढूंढा जाए तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से कि चार्ल्स कोरिया एक भारतीय स्थापत्यकार, नगर निर्माण योजनाकार एवं सक्रियतावादी थे। ठीक है, तो एक विख्यात स्थापत्यकार, आप इसका आंसर टिक करेंगे। कौन, चार्ल्स कोरिया एक विख्यात स्थापत्यकार। दूसरी बात है इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आधुनिक स्थापत्य के सर्जक के रूप में भी जाना जाता है। इनके द्वारा निर्मित स्थापत्य में मध्य प्रदेश का भोपाल में स्थित विधानसभा भवन, राष्ट्रीय हस्तशिल्प म्यूजियम नई दिल्ली तथा सिटी सेंटर साल्ट लेक सिटी कोलकाता आदि शामिल है। तो चार्ल्स कोरिया कौन थे, तो चार्ल्स कोरिया एक विख्यात स्थापत्यकार थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केल्विन और हॉब्स किसकी कॉमिक रचना है। कौन, केल्विन और हॉब्स जो है ये किसकी कॉमिक रचना है। तो केल्विन और हॉब्स जो है ये मतलब एक अमेरिकी कार्टूनिस्ट है जिसका नाम है बिल वेटरसन। बिल वेटरसन, तो ये इसी की रचना है, ये इसी की रचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है ये पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए पृथ्वी जो दिवस है उसको लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और दिवस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस वीडियो में मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में लिखा है जो रेलवे के विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इतना ही पूछा जा रहा है, इससे कुछ और भी ज़्यादा है तो उसे मैं बाद में कराऊंगा। कुछ है, ज़्यादा नहीं है, कुछ है, उसे मैं बाद में करा दूंगा। तो इसलिए फ़िलहाल आप इतना एकदम ध्यान से याद कर लो, ये प्रीवियस क्वेश्चन में काफ़ी आपको मिल जाएगा। बार पूछे जा रहे हैं ये सवाल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए पृथ्वी दिवस की अगर हम बात करें तो ये मनाया था आपको 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं इसे, 22 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा कि कुछ इम्पोर्टेंट जो है आप याद रखिएगा कि पहला है सद्भावना दिवस कब मनाता है, तो 20 अगस्त को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। तो इन सभी को आप अपने कॉपी में लिख लें
और अच्छा, ये विश्व सद्भावना दिवस जो है जो 20 अगस्त को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस है, इन सभी का कारण है क्यों मनाया जाता है, बट इस लेक्चर में नहीं, कारण डिस्कस करेंगे हम बाद के लेक्चर में। अभी आप इतना याद रखें कि पृथ्वी दिवस जो है ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरी बात, सद्भावना दिवस मनाया जाता है आपका 20 अप्रैल को, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को, और सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो इतना करने के बाद अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? देखिए, नदी से लेकर के काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको इन सभी को देख के डरना नहीं है, ठीक है, कि कौन सी नदी कहाँ मतलब अरब सागर में नहीं मिलती है। तो ध्यान रखिए कि महानदी जो है ये अरब सागर में नहीं मिलती है, ठीक है। महानदी ये जो है ये अरब सागर में नहीं मिलती है। ये पूर्वी मध्यवर्ती भारत की प्रमुख नदी है, ये कौन? महानदी। और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ये अरब सागर में नहीं मिलती है, ठीक है। तो आप इसके ध्यान रखेंगे। स्थित कहाँ पे है ये? तो उड़ीसा में, ठीक है। महानदी कहाँ पे है? उड़ीसा में। चलिए देखते हैं, वर्ष में भारत पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया, तो किस वर्ष में हो गया, यही पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा 1857। 1857 में भारत पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। देखिए, सवाल ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार तो अपना स्टेप धीरे धीरे बढ़ाया ना। पहले जो लड़ाई हुआ था अंग्रेज और इंडियन के बीच, तो ये तो हुआ था प्लासी की लड़ाई, प्लासी का युद्ध। कब हुआ था ये? 1757 को, ठीक है। दूसरा जो लड़ाई हुआ था वो हुआ था बक्सर का युद्ध। कौन हुआ था? बक्सर का युद्ध। तो ये कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध आपका हुआ था, ये लिख देता हूँ मैं, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध ये आपका हुआ था 1764 में। 1764 में। देखिए, अंग्रेज का अगर हम देखें इंडिया में विस्तार, तो ये प्लासी की लड़ाई से ही शुरू हो जाती है, 1757 से ही। ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ के बीच हुआ था, और जो ये 1757 में हुआ था। और जो बक्सर की जो युद्ध हुआ था ये 1764 में, तो उसमें बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, फिर शाह आलम द्वितीय, तो ये सारे लोग शामिल थे। तो लेकिन अगर बात करें कि पूरी तरीके से कंट्रोल अगर इंडिया पर अगर अंग्रेज का हुआ, ब्रिटिश का अगर हुआ, ब्रिटिश सरकार का अगर हुआ, तो ये कब हुआ? तो ये आपका हुआ 1857 को। 1857 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के लगभग भाग को कवर करता है। इसी क्वेश्चन मैंने आगे कवर किया, आप टेंशन न लें, मैंने उसे डिटेल में बताया है। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? एनजीटी जो है, एनजीटी इसका पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो एनजीटी का फुल फॉर्म याद रखेंगे, कई सारे फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं आपके रेलवे एग्जाम में। तो यहाँ पर एनजीटी पूछा गया है। एन स्टैंड्स फॉर नेशनल, जी स्टैंड्स फॉर ग्रीन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिब्यूनल। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैंने जो क्वेश्चन पिछले पूछा था आपसे, कि ये जो क्वेश्चन है कि भारत के पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के लगभग भाग को कवर करता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डबल हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे अच्छा से एक्सप्लेन किया हूँ। देखिए, इसमें से क्या है कि भारत जो है ये पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के लगभग भाग को कितना को कवर करता है, सवाल आपसे ही पूछा गया है। तब ध्यान रखिए, इसको पहले ये समझिए कि भारत जो है पूरे पृथ्वी में किस रैंक पे आता है अपना क्षेत्रफल के हिसाब से। भारत जो है अपना क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे ये जो क्या कहते हैं इसे क्षेत्रफल के हिसाब से किस रैंक में ये किस नंबर पे ये आते हैं।
तो भारत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरी बात कि ये इसका जो क्षेत्रफल है, ये पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है ये जो है ये पूरे लगभग 2.4% है। ये कितना है? 2.4%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.4%। यहाँ सवाल जो पूछा गया आपसे, सवाल जो आपसे पूछा गया है वो ये है कि भारत पृथ्वी के भूपृष्ठ क्षेत्रफल का लगभग भार को कवर करता है। मतलब पूरा पृथ्वी है, भारत उसी में लाई करता है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.4, 2.4%। इसलिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अब ध्यान रखें कि ये तो है क्षेत्रफल। अब कहीं कब से ये पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल है कितना। तो ध्यान रखिए भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। तीसरी बात कि जो भारत जो है पूरे दुनिया में भारत किस नंबर पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो पूरा दुनिया में सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल है तो वह है पूर्ववर्ती सोवियत संघ, USSR आप जिसे कहते हैं। दूसरे नंबर पर आपका आता है कनाडा, तीसरे पे ब्राज़ील, चौथे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, पाँचवें पे ऑस्ट्रेलिया और छठे नंबर पे आता है चीन और सातवें नंबर पे आता है भारत। कौन आता है? भारत। तो भारत जो है ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है? तो रूस का, पूर्ववर्ती सोवियत संघ। दूसरी बात कि भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.4%। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको ये सारा का सारा चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि ये सब चीज़ मैं क्या आपको बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट जो हमारा सवाल है ये है स्वराज पार्टी के देखिए थोड़ा हिंदी जो मिस्टेक हुआ है ना, एक्चुअली ये जो मतलब मैं लिखा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा कहीं पर मिस्टेक है। तो वर्ड में थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, कहीं तो थोड़ा हो गया है। उसको नेक्स्ट टाइम से मैं अच्छा से चेक करूँगा। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? एक्चुअली यहाँ पर कौन होगा, कौन थे। तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे ये आपके थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कब किए थे? तो 1923 में। कब किए थे? 1923 में। तो स्वराज पार्टी की स्थापना अगर पूछा जाए आपका, तो स्थापना यहाँ पर दिया हुआ है कब है। तो स्थापना जो है स्वराज पार्टी का, स्वराज पार्टी का स्थापना कब है फ्रेंड्स? तो 1923 स्थापना। ये कब है? 1923 में। तो आप याद रखेंगे कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 में हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ... में स्थित है। मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? तो ये है आपका न्यूयॉर्क। कहाँ पे फ्रेंड्स? न्यूयॉर्क। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये आपका न्यूयॉर्क में है। और आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि जो न्यूयॉर्क है ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन? न्यूयॉर्क। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हडसन नदी के किनारे। तो इसमें अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें ध्यान से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा गया आपको, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के सवाल पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी किस सभ्यता से? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। दूसरी कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, ठीक है, वो व्यवस्थित शहरी जीवन। ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे आप मिस ना करें। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है ये कि
नागालैंड की राजधानी कहाँ पे है? तो नागालैंड की राजधानी अगर पूछा जाए तो ये है आपका कोहिमा। क्या होगा? कोहिमा। देखिए नागालैंड जो है तो ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य में लाया करता है, इंडिया के पूर्व और उत्तर के बीच में लाया करता है, मतलब ये पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य में जो भी आपका स्टेट्स आते हैं उनका कैपिटल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का अगर आपको पूछा जाए राजधानी तो वो है ईटानगर, अगर आपको पूछा जाए त्रिपुरा का तो वो है अगरतला, अगर पूछा जाए मणिपुर का तो ये है इम्फाल, अगर पूछा जाए मिजोरम का तो यह है आपका आइजोल, अगर आपको पूछा जाए असम का तो यह है आपका दिसपुर, अगर पूछा जाए मेघालय का तो यह है शिलोंग, अगर पूछा जाए सिक्किम का तो यह है गंगटोक। तो ये काफ़ी VVI है, तो आप इसे याद रखें कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो यह है कोहिमा। नेक्स्ट है कि स्मारकों का जो समूह है खजुराहो में स्थित है। स्मारकों का जो समूह खजुराहो में, खजुराहो जो है स्मारकों का जो समूह मतलब यादों का जो समूह कलेक्शन खजुराहो, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है मध्य प्रदेश। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश। किसने बनाया इसको? खजुराहो। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने किया। काफ़ी बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? तो चंदेल वंश के शासकों ने किया। खजुराहो कहाँ पर स्थित है? ये भी रेलवे के एग्जाम है, तो यह है आपका मध्य प्रदेश में। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि बांग्लादेश की सीमा, बांग्लादेश की जो सीमा है, बांग्लादेश की जो सीमा है ये किससे मिलती है? तो देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बांग्लादेश की सीमा जो है भारत और म्यांमार के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है। किसके साथ? भारत और म्यांमार के साथ। इसीलिए ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। ध्यान रखिए कि नेपाल, भूटान, चीन बांग्लादेश के निकट स्थित है, मतलब उसके करीब स्थित है, लेकिन इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, बांग्लादेश बंगाल क्षेत्र के सबसे पूर्वी भाग का निर्माण करता है। दूसरी बात अब ध्यान रखिएगा कि जो बांग्लादेश है इसमें सबसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये समझ में आ गया कि बांग्लादेश की सीमा किससे मिलती है? तो भारत और म्यांमार के साथ। दूसरी चीज़ आपको ये समझना है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं कितने हैं? 7। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, है ना, म्यांमार और आपका बांग्लादेश। इसमें से भारत की सीमा अधिकतम किसको टच करती है? ये भी पूछा गया सवाल है। ये टच करती है बांग्लादेश को। किसको? बांग्लादेश को। तो भारत अपना सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ये VVI है और आप इसे मिस ना करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट है ताकशंद समझौता। ताकशंद समझौता, ठीक है, यहाँ डॉट डॉट है कि मतलब इसमें 1947 में, 1965 में या फिर 1971 में या फिर 1999 में कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था। कौन? ताकशंद समझौता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1965, 1965। इसीलिए आपका जो ऑप्शन 2 इज़ द राइट ऑप्शन। ताकशंद समझौता 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद हुआ था। इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के मध्य हस्ताक्षरित ताकशंद समझौता एक शांति समझौता था, जिसके परिणाम स्वरूप 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का समाधान किया गया। इस घोषणा पत्र ने भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस करने तथा कश्मीर में 1949 के युद्ध विराम की स्थिति को बहाल करने के लिए विवश किया गया। तो ये ध्यान आपको रखना है। दूसरा है कि राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? देखिए राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है उच्च सदन। उच्च सदन। राज्यसभा को हम लोग कहते हैं अपर हाउस। क्या कहते हैं फ्रेंड? अपर हाउस। और जहाँ तक बात है निम्न सदन का, तो निम्न सदन कहलाता है आपका लोकसभा। निम्न सदन आपका कौन कहलाता है? लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो उच्च सदन के नाम से। दूसरी बात कि इसमें जो राज्यसभा में इसको एक नाम तो उच्च सदन है,
दूसरा नाम इसका अस्थाई सदन है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी सभा है, ठीक है, जो कभी भंग नहीं होती, जिसको भंग किया नहीं जा सकता है, जो अस्थाई होती है, जो अस्थाई होती है, तो वो है आपका राज्यसभा। ये ऐसा सदन है जो अस्थाई होता है। दूसरा है, तो राज्यसभा का दो नाम आपने सुन लिया, एक उच्च सदन, एक अस्थाई सदन। तीसरा नाम आपका है राज्यों का परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो तीन नाम आप याद रखें राज्यसभा बारे में कि उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। अस्थाई सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। राज्यों का परिषद किसे कहते हैं? राज्यसभा को। कुल सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। कुल सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। अभी वर्तमान में कितना है? तो 245। कितना है फ्रेंड? 245। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 245 में से 12 ऐसे मेंबर हैं, 12 ऐसे मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं, 12 ऐसे मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं, ठीक है, जिसे राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है ना, मतलब नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रहेगा आपको कि राज्यसभा में कुल अभी 245 मेंबर हैं, उसमें से 12 जो मेंबर्स हैं मेंबर ऑफ, ठीक है, उसमें सबका जो 12 जो मेंबर हैं ये मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन किससे संबंधित है? तो ये है आपका समुद्री प्रदूषण से, इसीलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या इसका आंसर होगा? समुद्री प्रदूषण। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है ये पोत परिवहन के लिए उत्तरदायी संयुक्त राष्ट्र की, ठीक है, एक विशेष एजेंसी है। यह संगठन समुद्रों और महासागरों में प्रदूषण को रोकने के लिए भी उत्तरदायी है, ठीक है। इसकी जो स्थापना है ये 1948 में जेनेवा में की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन है। तो आपको इस क्वेश्चन को फिलहाल इतना रखना है कि इसका जो स्थापना इसका हुआ है ये हुआ है ये 1948 में, ठीक है, और इसका मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन किससे संबंधित है? तो समुद्र प्रदूषण से संबंधित है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सवाल वो ये है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? देखिए, अगर आधुनिक खेलों की बात किया जाए, अगर तो प्रथम ओलंपिक खेल अगर देखा जाए, प्राचीन ये ओलंपिक खेल जो है ये यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व से 393 ईस्वी तक आयोजित किए गए थे, ठीक है। तब ध्यान रखिएगा कि इसका जो आंसर होगा वो होगा यूनान। क्या होगा? यूनान। मतलब प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यूनान में, ठीक है। अगर बात करें प्रथम आधुनिक खेलों का आयोजन तो यूनान के एथेंस शहर में 1896 में किया गया था। तो कुल मिलाकर के आपको यूनान याद रखना है, चाहे प्राचीन हो चाहे आधुनिक हो। तो प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? तो यूनान में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट सवाल वो है, दूर संवेदी चंद्र उपग्रह चंद्रयान किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? दूर संवेदी चंद्र उपग्रह चंद्रयान 1। आपको मालूम था कि अभी करीब एक साल पहले इंडिया में भी चंद्रयान 2 का मिशन जो है लॉन्च किया गया था। हालांकि थोड़ा सा मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गया था, उससे नहीं हो पाया था ही, बट उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जो है भारत के साइंटिस्ट वो उसे कर लेंगे। तो पहला अगर बात किया जाए कि चंद्र उपग्रह चंद्रयान 1 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो ये किया गया था 2008 में, ठीक है। तो पहला जो है चंद्रयान 1 जो है ये 2008 में प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। और PSLV
XL, ठीक है, PSLV LV-XL रॉकेट की तरफ से लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे ये? तो तो आंध्र प्रदेश। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसने कार्यभार संभाला? देखिए, प्रथम स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कब बने थे? तो ध्यान रखिएगा कि 2 सितंबर 1946 से 15 दिसंबर 1950 तक भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। आप कहेंगे कि 2 सितंबर 1946 में तो भारत इलेक्शन भी नहीं हुआ था, तो पहला जो कैबिनेट मिनिस्टर बैठा हुआ था तो बिना इलेक्शन का ही ऐसा मतलब हो गया था। बाद में उसका जनरल इलेक्शन कराया गया था, ठीक है ना। तो पहले अगर आपसे पूछा जाए कि पहला कौन थे जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, तो आपको आंसर देना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे। अभी अगर इंडिया में पूछा जाए तो उप प्रधानमंत्री कोई नहीं है। ये पोस्ट बस एक ऐसा ही होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं है या फिर तो उसके जरिए से काम लिया जा सकता है, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, बट इसका उतना महत्व नहीं है क्योंकि जो उप प्रधानमंत्री जो होते हैं जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो इसका अपना मंत्रालय होता है। इनका जैसे गृह मंत्री थे तो इसका गृह मंत्रालय होता है और इन्हीं के कार्य को ये संभालते थे। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। किसी भी राज्य के जो राज्यपाल हैं, कोई भी राज्य हो, तो उसके जो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो नन अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये आपका हक दिया गया है राष्ट्रपति को कि आप कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 155, आर्टिकल 155। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना है? महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना है, तो इसीलिए ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। यहाँ मैंने टिक किया है, हाँ टिक कर दिया है सॉरी। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। दूसरा है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है काफ़ी सारा कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत में मुख्यतः पतझड़ किस्म के वन पाए जाते हैं। किस किस्म के? पतझड़ किस्म के वन पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ये सवाल काफ़ी बार आया हुआ है। ये आपका है तमिलनाडु में स्थित। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित। देखिए, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम में स्थित कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट एक परमाणु विद्युत संयंत्र है। यह क्या है? एक परमाणु विद्युत संयंत्र है। दूसरी बात कि यह भारत और रूस की एक संयुक्त परियोजना है। केएनपीपी और की पहली यूनिट ने जून 2014 में 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया। इस प्रकार यह 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने वाला भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र बन गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा आपका सवाल है ये एवालोन क्या है? एवालोन ये है क्या चीज़? एवालोन एक विशाल तारा है, या जो एवालोन है एक छोटा लड़ाकू विमान है, या एक भूमिगत शहर है, या फिर एक खाद्य योग्य समुद्री घोंघा है, खाद्य योग्य समुद्री घोंघा। तो इसका आंसर जानने के लिए एवालोन जो है, एवालोन ये
हेलियोटिस प्रजाति से संबंधित विशेष रूप से श्वसन छिद्रों की पंक्ति धारण करने वाले कटोरे के आकार के विशाल मोलस्क है। क्या है? विशाल मोलस्क। इसका जो आंसर होगा ये आंसर 4 होगा, एक खाद्य योग्य समुद्री घोंघा। दूसरी बात, इसके मांस का प्रयोग भोजन के लिए और सीप का प्रयोग आभूषण और मोती के उद्गम स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक है, एक को इसका जो मांस है उसको अभिष्ट भोजन के रूप में मतलब जाना जाता है इसको। तो एबालोन क्या है? तो एक खाद्य योग्य समुद्री घोंघा है ये। दूसरी बात, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस प्रकार की सामग्री से किया गया है? ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस प्रकार के सामग्री से किया गया है? यहाँ जो सवाल पूछा गया है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस प्रकार की सामग्री से किया गया है, तो इसका जो सामग्री जो इस्तेमाल हुआ है ग्रेनाइट। क्या हुआ है? ग्रेनाइट, पहली बात। दूसरी बात कि इससे आपका एक क्वेश्चन जो है जो रेलवे में हर शिफ्ट में पूछा जाता है, वो से ये क्वेश्चन ये है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? मैं सवाल को लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये जो बृहदेश्वर मंदिर है, अगर हम बात करें कि स्थित कहाँ पे है, काफ़ी बार पूछा गया सवाल है स्थित कहाँ पे है, तो ये जो आपका स्थित है वो तमिलनाडु के तंजावुर में, तमिलनाडु के तंजावुर में। के तंजावुर में। ठीक है, पहला बात। दूसरी बात कि अगर इसकी स्थापना पूछा जाए, काफ़ी बार रेलवे में आया हुआ सवाल है कि इसका स्थापना जो है किसने किया, तो राजाराज चोल वन द्वारा। ठीक है, ठीक है, राज चोल वन द्वारा, राजाराज चोल वन द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ है। मतलब बृहदेश्वर मंदिर से अब यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन हो गया। बृहदेश्वर मंदिर जो है जो बना हुआ है किस चीज़ का बना हुआ है? ग्रेनाइट का। बृहदेश्वर मंदिर स्थित कहाँ है? तमिलनाडु के तंजावुर में। इसका स्थापना किसने किया था? तो राजाराज चोल प्रथम द्वारा। ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आ भी जाए। रेलवे में कई बार पूछा गया ये सवाल, इसीलिए मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ कि आ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाला ये है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पीएम का जन्म भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ था? ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसमें क्या आपका ऑप्शन होगा? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी का जन्म भारतीय जो ऐसे पीएम है जिसका जन्म भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ? देखिए, ये अजीबोगरीब बात है कि भारत ने स्वतंत्रता जो है ये 1947 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो स्वतंत्र हो गया था। लेकिन कई सारा ऐसा देश है जिसको स्वतंत्रता काफ़ी बाद में मिला। उसमें आपका श्रीलंका है, ठीक है, फिर आपका म्यांमार है, फिर आपका इसमें आपका ये पूछा गया है कि किस देश को 2011 में स्वतंत्रता मिला। तो स्वतंत्रता से सवाल काफ़ी सारे एग्जाम में आते हैं कि किस देश को स्वतंत्रता कब मिला। तो इसको लेकर के चलिए सबसे पहले सिर्फ देख लेते हैं कि इसमें से कौन है जिसे 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। तो वो है दक्षिण सूडान। ठीक है, तो दक्षिण सूडान को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो इसमें कहना नहीं है मौर्य वंश, क्योंकि मौर्य वंश का जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने ही चाणक्य के साथ मिलकर के मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश का जो दूसरा राजा था वो था बिंदुसार। ठीक है, और उसी के बाद तीसरा वो थे सम्राट अशोक।
तो इनका संबंध जो थे ये मौर्य वंश से थे। कब थे? मौर्य वंश से थे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि श्रीलंका पहले इसको सिलोन नाम से जाना जाता था, जैसे आप अभी कहते हैं म्यांमार, तो इसका पुराना जो नाम था वो था बर्मा। ठीक उसी तरीके से जो श्रीलंका है उसका पहले का नाम था सिलोन। इसको किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई? किस वर्ष इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो इसे जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई ये 1972 में, 1972 में। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे कि श्रीलंका को जो स्वतंत्रता है 1972 में प्राप्त हुई। अगर आपको बात करें दक्षिण सूडान का तो 2011 में। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव कौन था? देखिए यूरी गागरिन जो है ये ऐसा माना था कि यूरी गागरिन जो है ये बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव थे। ठीक है, इन्होंने 12 अप्रैल 1962 को अंतरिक्ष में जाने वाले वो प्रथम मानव थे। ठीक है, कब गए थे? 12 अप्रैल 1962 को। तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव कौन थे? तो यूरी गागरिन थे। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? तो ध्यान रखना, अब बुध और शुक्र ये दोनों ऐसे ग्रह हैं। कौन कौन? बुध और शुक्र। ठीक है, बुध तथा शुक्र ये ऐसे ग्रह हैं जिसकी कोई उपग्रह नहीं है। इसकी कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो यहाँ से सवाल क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसे ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? आंसर क्या होगा इसका? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बुध और शुक्र। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? शुक्र। बुध तो है नहीं, तो शुक्र हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें सबसे अधिक उपग्रह है, मतलब सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह? तो ये आपका है बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। कितना इसका उपग्रह है? तो 67। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि सबसे अधिक, आखिर वैसा कौन सा ग्रह है जिसमें सबसे अधिक उपग्रह है? तो कौन है? बृहस्पति। कितने इसमें उपग्रह हैं? तो वह 67। दूसरी बात आपको भी ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन है? तो वो है गैनीमेड। कौन है? गैनीमेड। ठीक है, तो वो है आपका गैनीमेड। तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है गैनीमेड। गैनीमेड जो है ये किसका उपग्रह है? गैनीमेड जो है ये किसका उपग्रह है? तो गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो सबसे छोटा उपग्रह जो है वो है आपका डिमोस। क्या है? डिमोस। और ये किसका उपग्रह है? तो ये आपका है मंगल के। सबसे यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे बड़ा उपग्रह, तो यहाँ पर सबसे छोटा उपग्रह जो है वो कौन है? डिमोस। कौन है? डिमोस। और डिमोस किसका है? तो मंगल का। ठीक है, मंगल का। तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, किसका? बृहस्पति का। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, किसका? मंगल का। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें सर्वाधिक उपग्रह है? तो वह बृहस्पति। कितने उपग्रह पाए जाते हैं? 67। और कौन सा ऐसे उपग्रह है जिसका, कौन सा ऐसे ग्रह है जिसका कोई उपग्रह ही नहीं है? तो बुध और शुक्र। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार शुक्र इज द राइट आंसर। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सवाल वो है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत में मानसरोवर झील से बंगाल की खाड़ी
पर स्थित हिमानी में स्थित है। मतलब ये निकलते कहाँ से हैं, तो तिब्बत में मानसरोवर झील से लेकर के। और ये जो है नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब चीन से प्रवाहित होती है, भारत से प्रवाहित होती है, बांग्लादेश से भी प्रवाहित होती है, लेकिन नेपाल से प्रवाहित नहीं होती है। तो नेपाल इज़ द राइट आंसर। आपसे पूछे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, और गिरती कहाँ पे है ये, तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, किससे प्रभावित नहीं होती, किस से प्रभावित होती है, तो चीन, फिर आपका बांग्लादेश, भारत, लेकिन नेपाल नहीं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर भारत के ऐसे राज्य हैं जिसमें केसर की खेती सबसे अधिक होती है या होती है। ठीक है, दूसरा है क्वेश्चन आपका है कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पाद, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पाद जो क्षेत्र है ये कहाँ पे स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पाद क्षेत्र है ये आपका असम में स्थित है। कहाँ है फ्रेंड, असम में। कहाँ है फ्रेंड, असम में। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है ये आपका असम में स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन 2 इज़ द राइट ऑप्शन कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हिमालय के पूर्वी भाग असम में है। यह तेल उत्पादक क्षेत्र पूर्वोत्तर असम से लेकर के ब्रह्मपुत्र और सुरमा खाड़ी के समीप तक प्राप्त होता है। 1825 में असम की ऊपरी पहाड़ी में तेल क्षेत्र का खोज किया गया था। कह रहे यहाँ पर तो काफ़ी मात्रा में तेल मौजूद है। अब चलिए हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा है, ये मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा। बाबर ने एक लड़ाई लड़ा था, जिस लड़ाई को कहते हैं पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, कहते हैं पानीपत की पहली लड़ाई या युद्ध। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1526 में। किसके किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी कौन थे, तो लोदी वंश के अंतिम शासक थे। तो लोदी वंश के अंतिम शासक से जब लड़ाई हुआ बाबर का, पानीपत के पहला लड़ाई से जाना जाता है, जो कि 1526 में हुआ, तो उसमें इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर जीत गया। और तब से इंडिया में बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो आप क्या कहेंगे, 1526 में। किसने किया, बाबर ने किया। ठीक है, कैसे हुआ, तो इब्राहिम लोदी को हरा करके, जो कि लोदी वंश के शासक थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ध्यान रखिएगा कि आरबीआई एक्ट के सेक्शन 22 के तहत आरबीआई के 1 रुपये के नोट को छोड़ करके सारे नोट निकाल सकता है। मतलब 1 रुपये के नोट पर आरबीआई गवर्नर का नहीं बल्कि वित्त विभाग द्वारा इसको बनाया जाता है। मतलब वित्त सचिव का जो है इसमें हस्ताक्षर होता है। तो इसीलिए जो आपका आंसर होगा केंद्रीय वित्त सचिव 1 रुपये के नोट पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि श्रवण बेल गोला कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक। ठीक है, ये आपका स्थित है कर्नाटक में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि भूकंप आने का क्या कारण है। देखिए, भूकंप जो है ये इसका आने का क्या कारण है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि। नहीं, आपको ऑप्शन से चलना है। पृथ्वी के विवर्तनिक जो है प्लेटों हैं उसके हिसाब से, या फिर पृथ्वी की सतह के ग्लोबल वार्मिंग कारण के, या भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण कारण के। तो पृथ्वी के विवर्तनिक प्लेटों की गति के कारण ये प्लेटें आपस में टकराती है जो भूकंप का कारण बनती है।
तो इसीलिए आपको टिक करना है। तो भूकंप आने का कारण क्या है? तो इसका जो कारण होगा वो पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों मतलब टेक्टोनिक प्लेटों की गति, ठीक है ना। इस बारे में आपको बताऊंगा, ज्योग्राफी का ये पोर्शन है। अभी आप याद रख लें कि भूकंप आने का क्या कारण है। काफ़ी ज़्यादा हॉट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटें, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश के राजधानी का क्या नाम है? तो इसका जो कैपिटल होगा वो होगा ईटानगर। तो मैंने को कराया था अभी फिलहाल कुछ समय पहले कि पूरा मैंने आपको जो पूर्वोत्तर करा दिया था कि असम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा, ये सब करा दिया था आपको मैं, तो आप उसे देख लेना अच्छा से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल का जो खेल है इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी सन 2010 में की थी, और ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। ये 19वें राष्ट्रमंडल खेल थे। ये खेल एशिया में पहली बार 1998 में खेला गया था, ठीक है। लेकिन अगर भारत की बात किया जाए तो ये पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी जो है ये 2010 में किया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांडों को वश में करने का खेल जलीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? देखिए बहुत ही डेंजर खेल है ये, और सांड को अपने वश में करना होता है। सांड आपको मार भी सकता है, मर भी सकते हैं आप, लेकिन तभी लोग खेलते हैं, और ये तमिलनाडु में है। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई डायरेक्शन जारी किया गया है 2015-16 में, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका नदी है वो है गोदावरी, ठीक है। कौन सी नदी आपका है? गोदावरी। तो ध्यान रखिए ना कि इससे काफ़ी सारा क्वेश्चन में आपका आता है। एक तो सवाल ये है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका गोदावरी है। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ये भी गोदावरी है, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन होगा? तो गोदावरी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यही है, कौन? गोदावरी, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी। फिर अगर पूछा जाए कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? देखिए दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा कहिए, इसका एक अन्य नाम है वृद्ध गंगा। किसका? गोदावरी का। तो गोदावरी का दो नाम, एक दक्षिण गंगा या फिर एक वृद्ध गंगा। दूसरी बात, दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? तो यही गोदावरी है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो है गंगा। और भारत में दूसरे नंबर पर सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो है गोदावरी। तो आई होप कि आपको गोदावरी से लेकर के ये काफ़ी सारे टर्म मैंने आपको बताया है, और ये आपको क्लियर हो जाने चाहिए। दूसरा है कि खगोलीय लीप वर्ष को में मापा जाता है। देखिए खगोलीय जो लीप होता है ना उसको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। खगोलीय लीप होता है वो, उसको हम किस में मापते हैं? तो प्रकाश वर्ष में। ये तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी से आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश वर्ष किस चीज़ की इकाई है, किस चीज़ का मात्रक है? तो याद रखना कि जो प्रकाश वर्ष है ना ये दूरी का मात्रक है। क्या है ये? दूरी का मात्रक। किसका मात्रक है ये? दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है फ्रेंड्स? एलिसा। रेलवे में कई बार पूछा गया सवाल है ये, तो आप इसे जो है मिस ना करें। अब दूसरी बात, यहाँ पे जो सवाल दिया गया है कि गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस चीज़ को समझिए कि लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पूर्व 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य हस्ताक्षरित गार्विन इरविन समझौता एक राजनीतिक समझौता था। इस समझौते के साथ ही भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी और उनके अनुयायियों द्वारा शुरू किया गया नमक मार्च है ना के साथ आरंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। ध्यान रखिएगा आप, तो गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ था? तो 5 मार्च 1900 गांधी इरविन समझौता जो है ये आपका हुआ था 1931 को, ठीक है।
1931 को, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो ये है कि चौरी चौरा में हिंसक घटना होने के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया गया। देखिए 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। कब हुई थी? चौरी चौरा कांड। तो लिखते हैं, मैं से लिख देता हूँ कि जो आपका चौरी चौरा, यहाँ चौरी चौरी हो गया, एक्चुअली चौरी चौरी नहीं होगा, चौरी चौरा कांड कहलाता है। थोड़ा गलत है, ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चौरी चौरा होगा यहाँ पर। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये आपका हुआ था 4 फरवरी 1922 को। तो इस घटना के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने क्या किया था, इस घटना से पहले उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था, लेकिन जब ये कांड हो गया तो उसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। तो इसीलिए जो है महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो इसीलिए आपका जो है ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन कि असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। भारत में स्थापित प्रथम बैंक का क्या नाम है? देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए, बैंकिंग को लेकर के मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप ये जान लीजिए कि भारत में स्थापित प्रथम जो बैंक है उसका क्या नाम था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है ये कब बना था, तो 1770 में, 1770 में। ठीक है, तो भारत में स्थापित प्रथम बैंक का क्या नाम है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दूसरा सवाल में आते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो मैं आपको बता चुका हूँ बार बार कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो स्वतंत्र प्रधानमंत्री के प्रथम गृह मंत्री भी थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, तो इसीलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, जो दिवस को लेकर के मैंने काफ़ी सारा, जैसे सद्भावना दिवस 20 अगस्त को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ठीक है, साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। तो इससे लेकर के मैंने आपको पिछले जस्ट कुछ समय पहले मैंने आपको कराया क्वेश्चन, तो आपसे देख लेना। यहाँ पर जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये आपको मनाया जाता है 28 फरवरी को, 28 फरवरी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक वैज्ञानिक जो है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने और इस दिन को यादगार बनाने के लिए ही प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हालांकि इस खोज के लिए जो सीवी रमन ने खोज किया था रमन प्रभाव, 1930 में भौतिक के क्षेत्र में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। देखिए नेक्स्ट एक, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? तो अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है वो कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है, तो राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। इन खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1930 में किया गया था। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, मतलब 1939-1942, तो उसी के कारण जो इसके खेल को थोड़ा सा रोक लगाया गया था। इसके बाद इस खेलों का आयोजन नियमित रूप से प्रत्येक 4 वर्ष के बाद किया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय विविध खेल स्पर्धा वाली प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट शामिल होते हैं। तो प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का होता है। वायु गुणवत्ता, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है, इसमें से 4 ऑप्शन है। इसे आप शांतिपूर्ण तरीके से पढ़िए और पढ़िए कि आप समझिए कि क्या ऑप्शन इसका होने वाला है। देखिए जो वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है ना, ये एक संख्या है और इसका प्रयोग जो है सरकारी एजेंसियों द्वारा लोगों को यह बताने के लिए किया जाता है कि वर्तमान में वायु कितनी प्रदूषित है या निकट भविष्य में कितनी प्रदूषित होने वाली है। आपको मालूम है कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी जहरीला वहाँ का गैस होने लगा है। मैंने खुद दिल्ली से तैयारी किया, मैं खुद दिल्ली से पढ़ा हूँ, मैंने 2 साल वहाँ से रह कर तैयारी किया है, तो मुझे मालूम है, खुद मैंने झेला है। तो ये जो वायु प्रदूषण जो सूचकांक, ये वायु गुणवत्ता सूचकांक है, ये एक संख्या है। क्या है? एक संख्या। ठीक है, ये कोई उपकरण नहीं है मापने वाला, ये एक संख्या है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो मतलब क्या होता है? इसरो, इस आई फॉर इस, एस फॉर, अब इसे पढ़ो आप, इसरो, ये आपका हो गया इसरो। ध्यान रखिएगा
इसरो का अगर फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इसका होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का जो मुख्यालय है, अगर से पूछा गया है तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। ठीक है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, दूसरी बात, यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1969 में। ठीक है, तो इसरो का जो स्थापना जो हुआ, इसरो का जो स्थापना हुआ, तो आप जान लिए कि इसरो का जो स्थापना हुआ, इसे मैं लिख देता हूँ, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1969 में। ठीक है, किसका? इसरो का। किसका? इसरो का। तो इसरो का स्थापना 1969 में हुआ है और ये अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और इसरो का मुख्य जो फुल फॉर्म क्या है? ई फॉर इंडियन, एस फॉर स्पेस, आर फॉर रिसर्च, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायु में नाइट्रोजन की परत कितनी होती है? देखिए, क्वेश्चन साइंस का आ गया है, एक मिस्टेक से हो गया है, एक दो क्वेश्चन साइंस से आ गया है। एक्चुअली साइंस का जो आपको अलग से मिलेगा, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, एक ही वीडियो में साइंस का सारा क्वेश्चन करा दूंगा, उसके लिए मेरा काम चल रहा है। तो फिलहाल कर लें, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होता है? कितना परसेंट होता है आपका नाइट्रोजन? देखिए, वायुमंडल की बात किया जाए तो जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है आपका, तो ये आपका होता है 78%, और जो ऑक्सीजन है ये आपका होता है 21%, और अदर गैसेज आपके हो गए हैं, अदर गैसेज आपके हो गए हैं 1%। ठीक है, तो 78% आपका होता है इसमें से मतलब नाइट्रोजन। ठीक है, लगभग 78%, एक्यूरेट नहीं, तो आपको ऑप्शन टिक करना है 1। आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। सामान्यतः वार्तालाप का ध्वनि स्तर कितना होता है? ये भी साइंस का क्वेश्चन आ गया मिस्टेक से, बट आप कंफ्यूज ना करें, याद कर लें कि जनरली हम जो बातचीत करते हैं ना, तो उसमें 60 डेसिबल। एक चीज क्वेश्चन और भी आता है कि ध्वनि को जो मापते हैं, ध्वनि की माप जो हम करते हैं वो करते हैं हम डेसिबल में, डेसिबल में। जैसे दूरी को मापते हैं मीटर में, फोर्स को मापते हैं न्यूटन में, उसी तरह से ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में। दूसरी बात कि जब हम लोग बातचीत करते हैं किसी साथ, तो उसमें कितना डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है? तो 60 डेसिबल का। और आवृत्ति का मतलब को मालूम है कि हर्ट्ज होता है। ठीक है, और हम जो आवाज़ जो हम सुन सकते हैं ये 20 हर्ट्ज से लेकर के, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, और 20 हर्ट्ज से नीचे कहते हैं इंफ्रासाउंड, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर कहते हैं अल्ट्रासाउंड वेव।